Morning class 9th students, we need your support. Kindly deposit fees. देखिए बच्चों, मैंने आपको स्पर्श गद्य खंड में तीसरा चैप्टर पढ़ाया था। तीसरे चैप्टर में लेखक परिचय यानी लेखिका परिचय पढ़ाया था। ये तीसरा चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा है। इसे बछेंद्री पाल ने लिखा है। तो इसमें अब हम सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल, इसमें बताया गया है कि जब बछेंद्री ने एवरेस्ट यात्रा शुरू करी थी तो कब से, कहाँ से, कौन कौन उनके साथी थे, रास्ते में क्या क्या परेशानियां हुई, किन किन परेशानियों को झेलते हुए वो एवरेस्ट पर पहुंची, उसका पूरा विवरण इसमें दिया गया है। तो देखिए, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। तो इसमें एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वे हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। देखिए बच्चों, आपको पता ही है कि एवरेस्ट पर चढ़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो बीच बीच रास्ते में क्या बर्फ भी जम जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका होती है, वहाँ हिमपात होता ही रहता है। तो वहाँ जो बर्फ जम जाती है तो व्यक्ति लोग निकलेंगे, यानी जो उनके अभियान के सदस्य एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे, तो क्या है कि जो बर्फ जमी हुई थी उसको पहले उन्होंने बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर दिया था। तो यह इनका पहला अभियान दल था। 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से रवाना हुआ। आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ में, नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार है, शेरपा लैंड नेपाल का एक स्थान है। वो क्या है? इस नगर का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक महत्वपूर्ण, नेपाल का महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। देखिए, शेरपा लैंड का है तो जहाँ के रहने वाले, वहां के रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा गया है? शेरपा कहा गया है। तो कहाँ के रहने वाले थे? वो यहीं आसपास के गांव के रहने वाले थे। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। या लेखिका कहती हैं कि कहाँ से सबसे पहले उन्होंने कहा, नमचे बाजार से सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। जो एवरेस्ट देखा था उन्होंने कहाँ से देखा था? नमचे बाजार से सबसे पहले लेखिका ने एवरेस्ट पर्वत को देखा था, जो नेपालियों में किस नाम से प्रसिद्ध है? सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम बहुत अच्छा लगा। यानी लेखिका कौन थी? कौन है? बछेंद्री पाल को सागर माथा नाम बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, ठीक है, फूल को यहाँ पर क्या कहा गया है? प्लूम, देखा। यानी एवरेस्ट की तरफ गौर से देखने, बहुत ध्यान से देखने पर लेखिका ने एक बहुत बड़ा बर्फ का फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। कैसा लग रहा था? कि पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज में तिरंगे के समान उन्हें लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। क्या बताया गया लेखिका को? जो ये फूल बन रहा है वो कैसे बन रहा है? कि शिखर की ऊपरी सतह के आसपास, सबसे ऊपर शिखर के आसपास क्या है? 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की तेज गति से हवा चलने के कारण ही बनता है। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। यानी कितना लंबा होता था ये? 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, शिखर मीन्स पर्वत पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, यानी हर व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ों पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। यानी जो ऊपर पहाड़ी पर व्यक्ति जा रहे थे वो दक्षिण पूर्वी पहाड़ों पर इन तूफानों को उन्हें झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत तेज हवा चलती है। तेज हवा चलने के कारण वहाँ बर्फ भी गिरती रहती है। विशेषकर खराब मौसम में, जब ज्यादा खराब मौसम होता था
तो वहां पर दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर तूफान चलते ही रहते थे। उन सभी का सामना प्रत्येक पर्वतारोही को करना पड़ता था। यह मुझे डराने के लिए काफी था। लेखिका इससे काफी डर गई। बचेंद्री पाल, ये उन्होंने क्या कहा कि मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें वह दृश्य से डरावना तो था, क्योंकि खराब मौसम में वहां जाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती, लेकिन फिर भी वो इन कठिन चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, ठीक है, अब लेकर कितने मार्च को, 26 मार्च को पेरिस पहुंची। हमें हिमस्खलन बच्चों जो बर्फ होती है उसमें खिसकना, बर्फों का खिसकने के कारण दरारें पड़ जाती थी वहां पर। तो क्या है, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब लेखिका 26 मार्च को पेरिस पहुंची, वहां पर उन्हें शेरपा कुली की मृत्यु का एक दुखद में दुख से भरा हुआ समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से क्या हुआ, लोसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। यानी एक क्या बताया गया है बच्चों ऊपर, कि एक सीधी पहाड़ी के धसकने से लोसे एक जगह है, लोसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान खिसक गई। जब भाई बर्फ होती है, बर्फ जम जाती है, तो वहां का मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, तो आपस में क्या होता है, जो बर्फ की चट्टान है वो खिसक जाती है। तो वहां क्या हुआ, 16 कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद मीन्स दुख को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को भी और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने बताया, उनके नेता कौन थे, कर्नल खुल्लर ने क्या स्पष्ट किया है कि एवरेस्ट पर जैसे महान अभियान में, देखिए एवरेस्ट पर हर व्यक्ति आसानी से नहीं चढ़ पाता, ठीक है, तो इसमें बताया कि एवरेस्ट पर चढ़ना एक बहुत ज्यादा कठिन काम है। तो ऐसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी को तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति को खतरों को झेलते हुए आगे बढ़ना है। उपनेता प्रेमचंद, अब उपनेता प्रेमचंद क्या कर रहे थे, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, उपनेता प्रेमचंद। उन्होंने 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 यानी जो क्या था, कहा था 6000 मीटर, कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। अब इसमें बताया गया है कि जो प्रेम चंद थे, यानी जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 26 मार्च को पेरिस लौट आए और उनकी जो सबसे बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ी परेशानी थी, क्या थी, खुम्बू हिमपात की स्थिति से उन्होंने अवगत कराया और बताया कि उनके दल ने, उनके साथ जो सदस्य थे, उन्होंने 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया, यानी जो बर्फ थी उसको सबको हटा दिया और रास्ता जो अभियान दल के लोग आसानी से उस रास्ते पर चल सके। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया। यानी जो रास्ता था वहां पर क्या किया, उन्होंने पुल बना दिए, रस्सियां बांध दी, इसको चढ़ने वालों को थोड़ी सी आसानी हो जाए, और सबसे बड़ी कठिनाइयों का जायजा लिया। जायजा मीन्स उसको निगरानी की, देखा वाला कि कौन कौन सी परेशानियां रास्ते में आएंगी, उनको दूर भी किया। और उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर क्या है बच्चों, बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। यानी जो बर्फ की नदी है और वहां पर बर्फ का गिरना भी जारी है, यानी हिमपात हो रहा है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। क्यों,
क्योंकि उन्होंने रास्ता साफ कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जो ग्लेशियर बर्फ की नदी है, वहां बहुत ज्यादा अधिक बर्फ गिर रही थी। तो हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण हिमपात होगा, तो वहां क्या होगा, बर्फ गिरेगी, रास्ता जाम भी हो सकता है बर्फ के कारण। तो सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं, जितने कि उन्होंने अभी ऊपर वाला बताया गया है कि उन्होंने बहुत सारे अभियान दल के जो सदस्य थे उन्होंने रास्ता साफ कर दिया था। तो वो जो किया हुआ कार्य व्यर्थ हो सकता था और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता था। अब देखिए आगे बच्चों, बेस कैंप में पहुंचने से पहले, जो बेस कैंप था उससे वहां पर पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे यानी उन्हें कोई अच्छी आशा की उम्मीद नहीं लग रही थी, क्योंकि रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा दुखपूर्ण समाचार मिल रहे थे। कभी कोई रसोई सहायक की मृत्यु हो गई, या उनके जो आगे बताया गया है कि शेरपा कुली की मृत्यु हो गई, 4 घायल हो गए। तो आशाजनक स्थिति में, अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। लेखिका ने पहले भी देखा था लेकिन बहुत एक दूरी से देखा था, इतना पास से नहीं देखा। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोसे और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, क्योंकि उसे वहां के दृश्य कैसे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। वो उनको देखकर भौचक्की रह गई। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत बर्फीली बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी थी, वहां बहुत अधिक बर्फ गिर रही थी। उसने वहां पर पर्वत और अन्य श्रेणियों को भी देखा। ठीक है बच्चों, आगे का पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी।